नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाले आपकी जो टैट एग्जाम होगी निश्चित रूप से उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे इन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न की ओर और देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब ये जो कथन है ये किस प्रकार का है? ये आंशिक रूप से सत्य है या फिर सत्य है, कदाचित सत्य है, और डी है असत्य है। तो देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही होगा और बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, और या फिर डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की बात हो रही है और उसमें भली प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए वो है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता की या सहभागिता की। तो बिल्कुल यहाँ पर विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है हमारे शिक्षण प्रक्रिया में, और इसके लिए ए विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो देखिए, यहाँ पर चार कथन है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने के पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। सी है, अपने पुत्र को जन्मदिन पर ग्रजोश कुमार दावत देते हैं। और डी है, विज्ञान विषय में यहाँ पर सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो देखिए, बच्चे को जो आंतरिक प्रेरणा दे रहा है उसे हमें चयन करना है और वो है यहाँ पर विकल्प डी, जहाँ पर विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक आने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे को आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है किसका? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? तो हम यहाँ पर बच्चों के सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं और वो होता है खेलों के माध्यम से। तो यहाँ पर खेल का विशेष महत्व होगा बच्चों के सामाजिक विकास में। तो ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण में किया जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्तित्व, बुद्धि, या फिर सृजनात्मकता, और डी है अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है किसके परीक्षण में आता है? तो वो किया जाता है बुद्धि में, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या फिर डी है सामाजिक विकास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नैतिक विकास से संबंधित होगा और सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, और डी है गुथरी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा गुथरी। इन्होंने बाल अधिगम में विकास को पुरस्कार नहीं दिया, पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो यहाँ पर इन चारों में से उसे देखना है जिसके माध्यम से शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, या फिर डी है पुरस्कार। तो यहाँ पर स्कूल का बस्ता जो है ये अधिगम में सहायता नहीं मिलती इससे। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था? तो देखिए, जब हम मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है उस अवस्था को हम कहते हैं किशोर अवस्था, और ए विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, या फिर डी है ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं
और डी विकल्प इसके लिए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग हम नहीं करते वो यहाँ पर कौन सा होगा? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी करते हैं। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और डी है यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो देखिए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ठीक होता है, पर अत्यधिक प्रशंसा करना ये नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी प्रकार का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बुद्धि और सृजनात्मकता में जो सहसंबंध होता है वो धनात्मक प्रकार का होगा, और ए विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, और डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न आता है, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, और शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए, यदि विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई तो इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए शिक्षक को, और ए विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, देखिए यहाँ पर शिक्षक को एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाह रहा है शिक्षक, तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, और सी है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, और डी है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो देखिए, विद्यार्थी की यदि प्रवृत्ति बदलना है तो उसके जो समूह के सभी सदस्य हैं उनकी भी प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी विद्यार्थी में परिवर्तन, उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आएगा। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का रिक्त स्थान से है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का होता है प्रतिक्रिया से। तो यहां पर हम कह सकते हैं विकल्प बी के लिए उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है, पियाजे मुख्यतः रिक्त स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास जिसे कहा जाता है इसके लिए जाने जाते हैं, और बी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा, 16 PF का प्रयोग जो है किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि या फिर व्यक्तित्व या फिर दबाव। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो किशोर अवस्था ही वो काल होती है जिसे हम अत्यधिक दबाव और तनाव के काल के नाम से जानते हैं। तो ए विकल्प इसके लिए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है या फिर सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, और डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सीखने के वक्र हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, और विकल्प ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से जिसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए, विषय वस्तु, विद्यार्थी की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नता का ध्यान शिक्षक को सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, और विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर हमारा उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और रक्तस्थान में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या फिर समायोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो होगा ऑप्शन डी, समायोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद या फिर व्यवहारवाद, और डी है सृजनशीलतावाद। तो जो अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्रता देता है वो होगा सृजनशीलतावाद, और विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसे कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। विकल्प ए इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में जो नेतृत्व शैली बेहतर होगी, सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कहने वाले कौन है? यहाँ पर सैफर है, हैटफील्ड है, ड्रेवर है, या फिर लेडल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कहने वाले जो थे वो हैं ड्रेवर, इनका ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न आता है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो निश्चित रूप से चेस और कार्ड जो होते हैं ये बौद्धिक खेल के अंतर्गत शामिल होते हैं, और बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, ये संज्ञानपरक है, क्रियापरक है, या फिर संवेगात्मक है, या फिर डी है ये सभी। तो निश्चित रूप से अभिवृत्ति संप्रत्यय है ये सभी, और इसके लिए डी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और सी है या तो ए या फिर बी, और डी है ए और बी दोनों। तो यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि है वो ए और बी दोनों ही प्रकार से है, यानी कि जिसमें सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों ही इसके अंदर शामिल है। तो डी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, या फिर डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए निश्चित रूप से जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें निश्चित रूप से हमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और विकल्प सी जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया हमने, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो किया था ये किसने किया था? तो टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोवेल, या फिर मॉन्टेसरी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति का। तो ये इसका प्रतिपादन करने वाले थे फ्रोवेल, और विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से ऐसे अभिभावक से मिलने हम स्वयं चले जाएंगे, और यही हमारा दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। तो विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।